आपने रीट एग्जामिनेशन में जो एसएसटी का एग्ज़ाम होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस के एक छोटा सा पार्ट आता है भारतीय संविधान के नाम से, तो उसके आने वाले प्रश्नों को साथ आजमाया हूँ। इस पर एक चर्चा करेंगे और चर्चा का जो आधार रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ही समझ लीजिए कि हम और आप जो ये यात्रा करेंगे परिचर्चा की, इसमें क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या आता है, क्योंकि सबसे पहली बात जो आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता, कभी भी नहीं कह सकता कि आयोग क्या पूछने वाला है या एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी आपसे क्या पूछेगी। इसलिए मैं भी ये दावा नहीं करूंगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो भी प्रश्न आज हम करने वाले हैं हमारे इस भारतीय संविधान के संदर्भ में, उन प्रश्नों के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। मेरा मतलब कहने का है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आज के मुख्य फोकस का विषय है। ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चंस को रटना है कि सर ने बताया था यही क्वेश्चन इसी अंदाज में आएगा, अंदाज वही होगा, अंदाज कमोबेश वही होगा। और चलिए बिना कोई समय विलंब किए फटाफट आगे बढ़ते क्वेश्चन के साथ मैं आपको आगे बताता रहूंगा कि इसमें हम किस हिसाब से करें। सबसे पहले हमने लिया है पहला क्वेश्चन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संगठन पर विचार कीजिए और बेमेल को छांटिए। एक बात ध्यान रखना, मेरी जो मैं अभी बात आपको बताने वाला हूं मित्रों, कोई भी प्रश्न जो होता है, प्रश्न अपने साथ ही आंसर को लेकर आता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी आपको लगेगी, सर क्या कह रहे हैं, कोई भी प्रश्न जो होता है वो अपने आप में आंसर को साथ लेके आता है। बिल्कुल सही है। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आधा आंसर तो उसी में छुपा होता है। अगर आप इस कला को जान गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा के किस पर विचार करना है, हमें उसके संगठन पर विचार करना है। अच्छा, क्वेश्चन दो तरह से सोल्व होते हैं। एक तो यदि आपको आंसर आता है तो आप फटाक से क्लिक कर दोगे, और यदि आपको आंसर नहीं आता है तो एक दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। अर्थात जब आपको इन चारों ऑप्शंस में से, जहां भी जैसे भी प्रकार के ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शंस में से यदि ऐसे ऑप्शन आपको आते हैं कि ये तो भैया कंफर्म नहीं है, यदि सही पता है वेल एंड गुड, और यदि नहीं पता है तो कंफर्म उसको छांट लीजिए जो आपको ये पता है कि ये तो सही हो ही नहीं सकता। एलिमिनेशन मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आज दोनों मेथड्स लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए संगठन पर विचार करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा जो थी, मैं यहां कांस्टीट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, उसमें जो प्रतिनिधित्व थे, अर्थात आपने जब कई बार ये सुना होगा, एक सवाल आता है, अक्सर पूछा गया सिविल सेवाओं में भी और कई तरह के एग्जामिनेशन में, कि संविधान सभा के संगठन पर विचार कीजिए, बेमेल को छांटिए। प्रश्न कुछ ऐसे भी आए हुए हैं, 2015 के आईएएस में पूछा था, आपके 2018 के आरएस में पूछा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। उसमें होता है कि कथन ए या ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से गठित सभा थी। ऑप्शन नंबर बी आ सकता है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित सभा थी। कुछ इस तरह का सवाल पिछले आपके रीट एग्जाम में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घूम के अगर आ जाए। आजकल क्या हो रहा है, एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और फैक्ट भी इस तरह के डेडली फैक्ट आ रहे हैं जिनमें साधारण विद्यार्थी लोटपोट हो जाता है। थोड़ा सा भी पढ़ा कि जैसे जिस अंदाज में उसने पढ़ा है उस अंदाज में सवाल नहीं आया तो एकदम से वो घबरा जाता है, अरे ये क्या हो गया। देखिए, ये तथ्यात्मक सवाल है कंसेप्चुअल के साथ साथ। मैं आपको बता दूं कि ये विविध दलों से, लगभग 10 अलग अलग दलों से इसमें सदस्य आए थे। और अगर आप याद करने के एक फॉर्मेट के अंदाज में ही मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि किस प्रकार से थे। 4 आपके सामने हैं, आपको ये देखना है कि इसमें गलत क्या है। अच्छा, मैं कह रहा था सवाल ही जवाब को लेकर आता है, तो दोनों की टर्म है। पहला तो उसके संगठन पर आपको विचार करना है, दूसरा की टर्म है कि बेमेल को छांटना है, सही गलत नहीं। इनमें से जो गलत कूट मिलान है उसको बहुत ध्यान रखने की चीज है। क्या सिखों का एक ही प्रतिनिधि था? आप कहोगे सर पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ परीक्षार्थी कह रहे होंगे कि हाँ एक ही था, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो एक था। चलिए मैं बेस से बता देता हूँ आपको। 10 दल थे जिसमें से कम्युनिस्ट थे। सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिस्टों को लिख देते हैं। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य इसमें था। एक ही यहाँ पे सिखों के लिए गया था, सिख जो समुदाय था उससे भी एक सदस्य था। अब मित्रों, याद करने के लिहाज से ध्यान रखना कि 3 पार्टी ऐसी है जिनको बोलते वक्त लगभग समान प्रोनाउंसिएशन होता है। कौन सा है वो? यहाँ पे कम्युनिस्ट के साथ साथ ही यूनियनिस्ट शब्द को याद रख लेना। संघीय यूनियनिस्ट कौन थे? देखो मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट
यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी का एक। अब मैं दोबारा यूनिस्ट को नहीं लिख रहा हूं, यूनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट इसका भी एक था। फिर आता है आपका यूनियनिस्ट, आप इस तरह लिख सकते हो चाहो तो। यूनियनिस्ट के साथ है मोमडन या मुस्लिम, यूनिस्ट मुस्लिम, इनका भी एक सदस्य था। ये चार लोग एक 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 हो गए। अब एक सदस्य वाली एक पार्टी और थी जिसे कृषक प्रजा पार्टी कहते हैं, कृषक प्रजा पार्टी, इसका भी एक सदस्य इसमें शामिल था। एक एक वाले आपको सारे याद हो गए होंगे, जाहिर सी बात है, 5 हो चुके हैं, 5 और बचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको याद है कांग्रेस के कितने थे, सब लोगों ने रट रखा होगा, बोलो सर कांग्रेस को तो हमें अच्छे से याद है, इसके थे भैया 208 सदस्य। एक बड़ी पार्टी और थी मुस्लिम लीग, ये लो साहब, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे, यहां ध्यान देना, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, 73 सदस्य हमारे यहां शामिल थे। अब आपको आपका आंसर भी मिल रहा होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको रखनी, उसके बाद आंसर पर जाना है, सिस्टमेटिक। और कौन बच गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 कोई और बच रहा है। ध्यान देना, इसके पूरा कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप इस सवाल पे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ना है, सपोज करो ये आपको सारा याद नहीं है, आपने बहुत जल्दी, क्योंकि आप उस जमाने के विद्यार्थी हो जब पासबुक्स चलती थी या 1 वीक सीरीज के ज़्यादातर प्रोडक्ट यहाँ आते हैं, तो इस तरह से अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका क्लियर होगा ही नहीं, तब कैसे सवाल को सोल्व करें अभी बताऊंगा। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कृषक प्रजा पार्टी, इसके अलावा स्वतंत्र या आप निर्दलीय कह सकते हो, स्वतंत्र लोग थे 8, कितने थे, 8 लोग स्वतंत्र थे। एक बार फिर से याद करेंगे, कांग्रेस 208, कम्युनिस्ट 1, सिखों का 1 था, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 था, शेड्यूल्ड कास्ट 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1 था, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 था। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम का एक और संघ था, एक और संस्था थी या पार्टी थी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यहां पे इसका भी एक सदस्य शामिल था। ये लो जी, पूरी संख्या हो गई, याद रहे तो बहुत बढ़िया है। अमूमन क्या पूछ लिया जाता है, अमूमन यहां इस चीज को पूछा जाता है। मित्रों, इस सवाल में मैंने कुछ ज्यादा समय लिया है, उसका ये कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान रखना, पढ़ाई सब करते हैं, किताबें सभी के पास हैं, अच्छी किताबें हों या किताबें बुरी हो सकती हैं आपकी नजर में, बट कोई किताब ना बहुत अच्छी होती और ना ही बहुत बुरी होती, पर आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। प्रश्न कहां से आता है, मेक इट क्लियर इन योर माइंड। देखिए, परीक्षा का लेने वाला जो एजेंसी है वो क्या करती है, सामान्य बिंदु का बहुत असामान्य बिंदु पूछता है। आई रिपीट, एग्जामिनर बहुत कॉमन पॉइंट, अरे कॉमन ही तो है यार, राष्ट्रपति हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, प्रधानमंत्री हमेशा से पढ़ा है, आपका ये कांस्टिट्यूएंट असेंबली आपने हमेशा से पढ़ा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सामान्य बिंदु का बड़ा असामान्य बिंदु, जिसे अक्सर आप ध्यान देकर नहीं पढ़ते और छोड़ जाते हो, यही चीज पता है एग्जामिनर को और वो पूछता है, तो हमें वही ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कौन प्रश्न आपसे आगे जाएगा या कौन प्रश्न हल नहीं होता है। अक्सर इसको स्वतंत्र को पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, ये कॉमन सी चीज है, इसको वो नहीं पूछेगा। बट मैं यहाँ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की तरफ देखते हैं। आशा करता हूँ ये सब क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो सिख नॉन कांग्रेस जो थे, एक था, हाँ ये तो ठीक है सर। अगले देखिए, कृषक प्रजा पार्टी से कितना बोलो, ये भी एक था, ये भी ठीक है। मुस्लिम लीग से कितने, पकड़ में आ गया आपका चोर, यस ये बिल्कुल आपके पकड़ में आ गया सर, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि मुस्लिम लीग से कितने थे, 73 मेंबर थे, निर्दलीय 8, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े समझदार विद्यार्थी हैं, आप सारी चीजें समझ चुके हैं कि किस में से कौन से यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से एक चीज और आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं बल्कि क्वेश्चन के तरीके क्लियर हो रहे हैं। ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य है डिस्कस ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, मैं भगवान नहीं हूं कि मैं यहां भविष्यवाणी साथ लेके आया हूं। लंबे अनुभव के साथ ये हम बता सकते हैं पैटर्न क्या होगा, इसलिए फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें अगर सही लगा है आपको तो। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 का संबंध संविधान के भाग 9 से है। की टर्म छांटिए, किसकी चर्चा है यहाँ पे, की चर्चा है कि संविधान के भाग 9 की। सबसे पहले तो भाग 9 में क्या है, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे पहला की टर्म आपका आया भाग 9, दूसरा आपका जो की टर्म है
वो ऊपर ही ऊपर लिखा है कि हमें जानना है कि अनुसूची 11 क्या है, जिसका शीर्षक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है पढ़ते ही आपके तारे जमी पे होने लगे होंगे। आप सोचेंगे सर बहुत पहले एक मूवी आई थी, आमिर खान की थी शायद, मुझे ज़्यादा नहीं पता इन मूवीज़ के बारे में, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये पिक्चर देख के आपके तारे ज़मीन पे ज़रूर हो गए होंगे। देखिए ये सारे शब्द आपको सुनने में मिले, आप में से ज़्यादातर लोग पंचायती राज बोलते हैं, हो गए ना कंफ्यूज। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 का संबंध संविधान के किससे है? भाग 9 से है। प्रश्न में ही एक फैक्ट डाल दिया है। कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन से भाग में है पंचायती राज, तो उसका भी जवाब है भाग 9 में है। आप कहोगे कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 11 में है। क्वेश्चन को समझिए, गागर में सागर की तरह हमने कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। क्या इसका शीर्षक ग्राम पंचायत है, स्थानीय प्रशासन है, पंचायती राज है या पंचायतें हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग कहेंगे सर मैं तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सारे बड़े अच्छे लग रहे हैं, सोने लग रहे हैं सारे ऑप्शन आपको। कोई बात नहीं, सबको चुन लीजिए भाई, लेकिन मैं नाराज नहीं, आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी नाराज हो जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्या है। हम यहाँ किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अनुसूची 11। तो ये अनुसूची 11 बेसिकली है कहाँ पे? मैं नीचे से लिख देता हूँ। देखिए अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 वास्तव में आपकी 7वीं अनुसूची की सेकंड है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्रम से ध्यान रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 11वीं जो सूची है, ये अनुसूची 7वीं में है। अब ये 7वीं अनुसूची कहाँ है? ये संविधान की 7वीं अनुसूची। और ये 7वीं अनुसूची स्वयं कहाँ बैठी है? ये भैया 5वीं प्रविष्टि पे बैठी है। संविधान में 5वीं प्रविष्टि के द्वारा 7वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें बेसिकली शासन के क्या हैं? विषय हैं। किस राज्य किस किस विषय पर प्रबंध करेगा, शासन के विषय। इज इट क्लियर? अब शासन के विषय कहां पे वर्णित है आपको पता हो गया? बोलो सर संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो वहां ये जो प्रविष्टि है ये 5वें नंबर पर है। तो सूचियां कितने प्रकार की थी? आप कहोगे 3 प्रकार की। ये उसके बारे में चर्चा है। और बैक में आते हैं। देखिए संघ जो कुछ करेगा वो संघ सूची में, राज्य जो कुछ करेगा वो राज्य सूची में। और जो काम ऐसा है जिसे राज्य को भी करना पड़ता है और संघ को भी करना पड़ता है, उसे कहां रख दूं? याद करने की जरूरत नहीं है। कल को आप आरएस बनोगे और बहुत सारे एग्जाम दोगे, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये सूचियों के इतने सारे विषय सर याद नहीं होते। कोई बात नहीं, आपको इतना सा पढ़ना है, आपको जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में छोटा सा, फिर भी एक बात ध्यान रखना, विषय की कैटेगराइज आप ऐसे कर सकते हो। कोई ऐसा विषय है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। एक बात बताइए, रक्षा विषय सबका है या अकेला राजस्थान या दिल्ली की जिम्मेदारी है? आप कहोगे सर पूरे देश की सुरक्षा, देश जब रहेगा जब सुरक्षा, तो किस में डाल दूं? पूरे देश का महत्व क्या है? बोलिए, संघ सूची में। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। एक चीज शिक्षा, अब शिक्षा यार केंद्र वालों को ही जरूरी है या राज्य वालों को भी जरूरी है? आप कहोगे सर दोनों को, दोनों में डाल दो, तो समवर्ती सूची में उठा के डाल दो। यस, आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन, पुलिस क्या करती है? आंतरिक कानून व्यवस्था देखती है। ध्यान देना, आंतरिक कहां की? बोले क्षेत्र विशेष की, एक जगह विशेष की। कहां होगा? सबसे पहले तो किसी राज्य में ही होगा ना। यस और नो? इसका मतलब पुलिस कहां का विषय है? पुलिस राज्य सूची में डाल दीजिए। समझ में आ रहा है ना? आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण एक ऐसा है कि मेरे लिए जरूरी है या मोदी जी के लिए ही जरूरी है? किसी एक के लिए है? नहीं, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबके लिए है तो दोनों सूचियों में डाल दो ना फिर इसे, समवर्ती सूची में। मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा। मेन सवाल पर आते हैं। हाँ, ये पंचायती राज, वास्तव में ये पंचायती राज अनुच्छेद 40 की आत्मा है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया था कि शासन शुरू से जीरो से शुरू होना चाहिए। तो अनुच्छेद 40 को बाध्यकारी नहीं है, आप सब जानते हैं। अनुच्छेद 40 कहां है? नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस चीज को लागू करने के लिए मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि पंचायती राज क्या हो, ये एक विचार चला। सबसे पहले ये चला सन 1954 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना आया था। उन्हीं कार्यक्रमों में कुछ प्लस करने के लिए, अर्थात जनता का कल्याण करने के लिए बहुत सारे विषय लाए गए कि भाई एक प्रोग्राम बनाओ डेवलपमेंट का। उन प्रोग्राम से हम कहां तक पहुंचे, कितनी हमने विकास किया, इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन होता है। और उस कमेटी का नाम था
बलवंत राय मेहता समिति। मित्रों आई रिपीट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया, फिर से याद दिला देता हूं, इसका गठन किया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। इज इट क्लियर? कब गठित हुई? ये 1957 की बात है। इसने कहा, किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि भैया एक क्या होना चाहिए, स्थानीय शासन की व्यवस्था करो, जिसे क्या नाम दें? पंचायती राज नाम दें। बोलो क्या ढांचा हो? बोलो सर त्रिस्तरीय ढांचा हो। एक बार तो कर दिया, परंतु ये बाध्यकारी रूप से नहीं था, तो इसको बाध्यकारी किया गया आगे चल के एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर। एल एम सिंघवी समिति, क्रम से इसको बाद में बताऊंगा, डिटेल्स में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझाते हैं, अभी यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन पर पहुंच रहा हूं मैं। एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों पर आपको याद होगा इसे क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, इसे ऑब्लिगेटरी बनाया गया, इसे बाध्यकारी बनाया गया, अर्थात इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्योंकि हम भारतीय लोगों की, हमारे प्रशासन की एक आदत है कि यहां जब तक एक तुलसीदास जी ने कहा था, भय बिना प्रीत होत न गुसाई। जब तक कोई प्रावधान बाध्यकारी नहीं होता तब तक उस पर कोई काम ही नहीं करता, चाहे सरकारें हों और चाहे आम जनता की बात हो। तो इसे बाध्यकारी किया गया एल एम सिंघवी की सिफारिशों के आधार पर। और ये बाध्यकारी कब किया गया? याद रखना, राव सरकार के समय, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं, राव सरकार के समय सन 1992 में दिसंबर में 22 और 23 तारीख, 22 और 23 तारीख को ये लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः लाया गया। लाने के बाद इसको जब कोई विधेयक आता है संसद में तो एक प्रक्रिया होती है जिसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो वहाँ इसे कानून बनाया गया सन 1993 में। 1993 में 20 तारीख को सिग्नेचर किए राष्ट्रपति ने। आप अच्छे से जानते हैं कि सिग्नेचर करते ही क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। 20 अप्रैल को ये कानून बना, लेकिन जब वो कानून गजट नोटिफाइड हो जाता है, उसमें पब्लिश कर दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? तब वास्तव में वो अधिनियम बनता है। इज इट क्लियर? तो पंचायती राज अधिनियम कब बना? 24 अप्रैल सन 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान दें, इससे 1994 में एक कानून बना, पंचायती राज अधिनियम आया। इस पंचायती राज अधिनियम में क्या किया गया? इसमें इन्होंने संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन के द्वारा इन्होंने संविधान में 7वीं अनुसूची में संशोधन किया और वास्तव में क्या जोड़ा? भाग 9 जोड़ा। भाग 9 के तहत इन्होंने वास्तव में क्या जोड़ा था? अनुसूची 11वीं जोड़ी भैया। अब भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ के और इसका विषय रखा, इसका टाइटल दिया पंचायतें। क्या टाइटल दिया? पंचायतें। आई थिंक आपको आपका चोर पकड़ में आ गया होगा। यहां पे सवाल पढ़िए, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 9 से, जिसका शीर्षक क्या है? इज इट क्लियर? आप क्रम से देख सकते हैं कि इसका शीर्षक हमने क्या रखा? इसका शीर्षक हमने यहां पे रखा है पंचायतें। ये लो जी, अब आपका जवाब हो गया। बोलो सर ये इसका जवाब हुआ सटीकता से। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय का विलंब किए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको रिप्ले करके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये रहा आपके सामने आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल जो भी कहेगा, पर मैं फिर से आपको कह देता हूं कि फटाफट से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित नहीं करती। आप जानते हैं ये प्रस्तावना वो उद्देश्य प्रस्ताव ही हैं जिन्हें नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था और ये कहा था कि अरे भाई संविधान बनाने वालों, हम इस दृष्टिकोण से चलेंगे, हम ये बनाएंगे, आपके सामने ये प्रारूप है, हम इस पर संविधान निर्माण करेंगे। तो वो प्रारूप जो था, इसीलिए इसको उद्देशिका या प्रारूप या प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पहले। अब इसमें देखो प्रस्तावना हमें क्या बताती, मैं बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं कि प्रस्तावना में कुछ चीजों का पता लगता है। सबसे पहले क्या पता लगता है? राज्य की प्रकृति। सवाल बना ही नहीं है, छोड़ देता हूं, राज्य की प्रकृति क्या है, कोई बात नहीं। फिर आगे पता लगता है कि
न्याय कितने प्रकार की देने की बात करता है? वो कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर बात करता है स्वतंत्रता की, और इन सब में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पुनः गिनेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। सवाल क्या है? सवाल है, पूरी को खंगाल लिया है उसने, पूरी प्रस्तावना को। किस एक तो भाईचारा पूछा है, फिर न्याय के बारे में पूछ लिया, फिर स्वतंत्रता के बारे में भी, फिर वयस्क मताधिकार के बारे में भी। आगे वो समानता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता वहां पे आपको प्रदान की जाती है 2 प्रकार की, अर्थात किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और इनके साथ साथ ही वो क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, मेक इट क्लियर। तो एक टर्म आपके पास क्या आया? बंधुता, एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एतद द्वारा आज हम जो भी है, मिति, माघ, शीर, शुक्ला वगैरह वगैरह, तो ये सारे शब्द उसमें शामिल किए गए हैं। अब ऑप्शन को देखिए, बंधुता को क्या कहते हैं? भाईचारा कहते हैं कि नहीं कहते? अरे यस और नो? यस बोलो सर, बंधुता तो है। राजनीतिक न्याय, मैंने कहा था न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भैया ये भी सही है। उल्लेख नहीं करती, हमें छांटना है किसका उल्लेख नहीं करती। उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना क्या करती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल करती है। क्या मैंने कहीं भी ये बोला कि एडल्ट, ये देखिए एडल्ट यानी वयस्क मताधिकार, वोटिंग राइट, एडल्ट वोटिंग राइट कहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आपका जवाब भी क्या हो गया? आप कहेंगे सर वयस्क मताधिकार हमारा सही जवाब है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बिना समय बेकार किए। अगला जो सवाल है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? मित्रों इसको सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। 2nd ग्रेड, RS, क्या हर तरीके के एग्जाम में ये आपका प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और ये लीजिए, भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 में वास्तव में मूल अधिकार हैं। क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। मैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बोलूंगा, बिकॉज देर इज ए डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स देयर? आप कहोगे सर कितने अधिकार हैं? बाद में चर्चा का विषय है। अधिकार तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर उसको समझने के लिए बाद की क्लासेस में कभी देख लेंगे। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 वस्तु